नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। वो खुद को पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा हिमायती बताते हैं। सिस्टम से लेकर सरकार और सियासत तक को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाने की वकालत करते हैं। रामलीला मैदान में विधानसभा का सत्र बुलाकर जन लोकपाल बिल पास कराने का ऐलान करते हैं और इसी पारदर्शिता की जमीन पर आरटीआई के इस्तेमाल के लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल और उनके लोग इस बात पर हाय तौबा मचा रहे हैं कि जन लोकपाल के मुद्दे पर देश के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एलजी को दी गई सलाह लीक कैसे हो गई। हर चिट्ठी, हर फैसले को सरेआम करने के पक्षधर लोग चिट्ठी लीक होने से बौखलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने एलजी को कांग्रेस का एजेंट तक बता दिया। फिर क्या था, सियासी दुश्मनी भुलाकर सभी दलों ने केजरीवाल को एक लाइन से कोसना शुरू कर दिया। ललकारने का मौका केजरीवाल को भी मिला। दिल्ली के ऑटो वालों के सामने राष्ट्र के नाम संबोधन की मुद्रा में केंद्र सरकार तक अपनी तलखी का संदेश पहुंचा दिया। खूब बोले केजरीवाल। पूछा कि देश को लूटने वालों को जेल भेजने के लिए अगर कोई कानून बनाना चाहता है तो इसके लिए केंद्र के आदेश की क्या जरूरत है। दिल्ली के उपराज्यपाल को भी एक चिट्ठी भेजी। एलजी से भी पूछा कि गृह मंत्रालय का जो आदेश दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ बांधता हो वो संवैधानिक कैसे हो सकता है। उधर कांग्रेस नेताओं ने एलजी से मिलकर बता दिया है कि किसी भी कीमत पर केजरीवाल का जन लोकपाल बिल पेश नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पारदर्शिता की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी को क्यों कहा कांग्रेस का एजेंट। क्या टकराव बढ़ाकर अपनी सरकार को गिराना चाहते हैं केजरीवाल, और क्या केजरीवाल का जन लोकपाल असंवैधानिक है। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए केजरीवाल ने कैसे तैयार कर दिया टकराव का रास्ता। दिल्ली में कोई आपसे पैसे मांगे उसको जेल भेजेंगे, जनता को लूटोगे तो दिल्ली से भगा देंगे, दुष्टाचार करने वालों को जेल भेजो तो कहते हैं संविधान को खतरा है। कौन कहता है कि दिल्ली के नए निजाम की ये तलखी बताती है कि जन लोकपाल की जमीन पर सियासी टकराव की प्रस्तावना को अंतिम अध्याय तक ले जाने की कसम खा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जनता की अदालत में खड़े हुए दिल्ली के ऑटो वालों को नैतिकता की शपथ दिलाई। बात जैसे ही जन लोकपाल की आई तो केंद्र की सरकार से पूछ दिया कि संविधान क्या है, धाराएं क्या हैं, अनुच्छेद क्या है। भ्रष्टाचारियों पर हंटर चलाना चाहते हैं, जेल भेजने के लिए कानून बनाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है। आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। केंद्र की कार्यशैली को अंग्रेजी हुकूमत के खांचे में फिट कर केजरीवाल की कोर टीम ने संघर्ष का नया मोर्चा खोल दिया। नए निजामों के क्रोध की ज्वाला तो उसी वक्त से भड़कने लगी थी जब सॉलिसिटर जनरल की राय सरेआम हुई। कहा गया कि जन लोकपाल बिल पास कराने से पहले केजरीवाल को उपराज्यपाल और केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो कानून संविधान के खिलाफ होगा। बस इसी के बाद केजरीवाल के कमांडरों ने उपराज्यपाल को कांग्रेस के एजेंट का सर्टिफिकेट दे दिया। कि सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पारदर्शिता की पराकाष्ठा को सियासत का मूल मंत्र बनाकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली केजरीवाल की पार्टी इसी बात से क्रोधित हो गई कि उपराज्यपाल ने सॉलिसिटर जनरल से सलाह क्यों ली। सलाह ली तो ली, ये बात मीडिया में कैसे आ गई। अब संविधान और शब्दों की परिधि में केजरीवाल को घेरने का मौका था तो सियासी दुश्मनी की दीवार टूट गई। सभी दलों के नेता कतारबद्ध होकर कैमरों के सामने आ गए। जिसके पास कुछ अनुभव नहीं है, जिसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे आलोचना तो करेगा, ऐसे आरोप तो लगाएगा। कांग्रेस 100 जूते भी खा रही है, कांग्रेस 100 प्याज भी खा रही है और उनको समर्थन भी दे रही है। सरकार सड़क पे नहीं चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि बहुत दिन तक उनकी सरकार चलने वाली नहीं है। इसके बाद तो खैर सीएम साहब भी मैदान में आ गए, दिल के गुबार को कागज पर उतारा और उपराज्यपाल के पते पर 3 पन्नों की चिट्ठी पोस्ट कर दी। लिख भेजा कि आपको नेक इंसान और हितैषी मानता था, लेकिन हालिया घटनाओं से बहुत पीड़ा हुई। कुछ सवाल भी पूछे और संविधान की धाराएं भी बताईं। गृह मंत्रालय के उस आदेश को ही असंवैधानिक बता दिया जिसने दिल्ली सरकार के हाथ बांध दिए हैं। सड़क से सचिवालय तक संघर्ष का सिलसिला चल ही रहा था कि अपने 8 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी लेकर कांग्रेस विधायक एलजी से मिले।
कहा किसी हाल में जन लोकपाल स्वीकार नहीं होगा। 40 घंटे बाद दिल का दर्द जुबां पर आया तो बोल गए लवली साहब, ये तो गनीमत है कि केजरीवाल को 28 सीटें मिली, ज्यादा होती तो शायद फांसी पर ही चढ़ा देते। आज वो संविधान से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। अभी तो 28 सीटें आई हैं, कहीं अगर ज्यादा सीटें आ जाती तो ये तो जो है हमें फांसी पे चढ़वा देते हैं। केजरीवाल की सरकार अपने जन लोकपाल को सीधे विधानसभा में पेश करना चाहती है, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लिहाजा बिल को कानून बनाने के लिए केंद्र, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के दरवाजे से होकर गुजरना होगा। संघर्ष इसी को लेकर है और सवाल भी यही है कि क्या टकराव की पुख्ता पृष्ठभूमि तैयार कर केजरीवाल खुद अपनी सरकार गिराने का रास्ता तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो टकराव का रास्ता तैयार हो चुका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। केजरीवाल की पार्टी के अहम सदस्य आशुतोष ने आज एलजी को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कांग्रेस का एजेंट कह दिया है। वो इसलिए क्योंकि एक संवाद, एक चिट्ठी जो एलजी और सॉलिसिटर जनरल के बीच का एक कम्युनिकेशन था, वो लीक हुआ। यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्यों कहा गया एलजी को कांग्रेस का एजेंट, और साथ में यह भी कि लीक होना क्या इतना बड़ा सवाल बन गया, और साथ में यह भी कि क्या वाकई केजरीवाल का जन लोकपाल असंवैधानिक है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में पीडीटी आचार्य, संविधान विशेषज्ञ दिलीप पांडे कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आरती मेहरा बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और रागिनी नायक कांग्रेस की तरफ से हैं। सबसे पहला सवाल रागिनी, अभी जो स्टोरी हमने दिखाई उसमें विजय मल्होत्रा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि 100 जूते भी खा रही है, 100 प्याज भी खा रही है और फिर भी समर्थन दे रही है। अजीत जी, मैं समझती हूं कि आज तो ये बहुत ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार काबिज रहे सत्ता पे। ये दिखे कि किस तरीके से नीतिगत व्यवस्था बदलने के का जो मुखौटा है, उसके पीछे की असली नीयत क्या है, मंशा क्या है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को, श्री केजरीवाल जी को आज आत्ममंथन करना चाहिए। आपने बहुत ही पुख्ता सवालों के साथ आज शुरुआत की। आपने कहा कि क्या ये लीक का मसला इतना जरूरी है, जन लोकपाल से भी ज्यादा जरूरी है? क्या ये ऐसी गोपनीय बातचीत थी जो कि कभी पब्लिक डोमेन में आनी ही नहीं थी? या लेकिन सवाल वो नहीं है रागिनी, कशी भी हुई है रागिनी, और असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश भी की। चलिए उस पर हम जवाब लेंगे जब आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ होंगे रागिनी। लेकिन सवाल ये भी है कि आपकी हालत भी तो वही हो गई ना कि सहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। आप समर्थन भी दे रही हैं, एलजी से जाकर दुखड़ा भी रो रहे हैं। उसके पहले जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे पास, आज भी एलजी से मिलने गए। अब 13 से 16 के बीच विधानसभा का सत्र है। क्या होगा, आपसे ये समझना चाहते हैं। ये तू महिमा है, कब तक चलेगा, क्या होगा? आपने बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आप इसे तू मैं कह रहे हैं, या आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्याख्या हो सकती है। अरविंदर सिंह लवली जी का आपने एक बयान सुनाया, कुछ दिनों पहले एक बयान और उन्होंने दिया था और ये स्पष्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी जनता के मतादेश के सम्मान के लिए बाहरी समर्थन आम आदमी पार्टी को देने के लिए राजी हुई। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जब जब हमें दिखेगा कि नकारात्मक राजनीति हो रही है, जनता से विमुख हो रही है राजनीति, या जन कल्याण, चलिए वो सब सैद्धांतिक बातें रागिनी, सैद्धांतिक बातों का ये रिकॉर्ड पिछले 8 दिसंबर से लेकर अब तक कई बार बच चुका है। नहीं रागिनी, नहीं, एक रिकॉर्ड ये जो है ना, ये हम जनता के लिए जब तक होगा तब तक 100 बार सुन चुके हैं टेलीविजन डिबेट में 1 महीने में। रागिनी, मेरा सीधा सवाल है कि कब तक होगा, कब तक चलेगा? और आप ये मैं जानना चाहता हूं कि वो आखिरी दिन भी कभी आएगी या ऐसे चलती रहेगी? 13 और 16 के बीच कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब वो सदन बुलाने की कोशिश करें, वहां समर्थन वापसी की कोई गुंजाइश बनती है? अजीत जी, देखिए, ये तो कांग्रेस की लीडरशिप सही समय पे सही निर्णय लेगी, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आज अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन मंच पर खड़े होकर कहते हैं मेरी सरकार कल गिरती है, आज गिर जाए, मैं नंबर गेम नहीं खेलता, मैं ये नंबरों की तिकड़मबाजी नहीं करता। ये कसमसाहट उनकी किस लिए है? प्रशासनिक विफलता को दबाकर या उसमें चलिए इसका जवाब लेंगे कुछ मिनट में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे होंगे, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन एक बार चलिए एक बार आरती मेहरा,
आरती मेहरा, आरती मेहरा, एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ। मैं आता हूं आपके अगर पास आप दोबारा, आज्ञा दें मैं तो। दोबारा आऊंगा आपके पास। आरती मेहरा, अब तो एक तरह से देखें केजरीवाल ने कई मोर्चे खोल दिए, लाइट घोटालों की जांच होगी, उसमें एमसीडी में जो बीजेपी के नेता थे, मेयर थे, वो भी फंसने वाले हैं। 84 के दंगों के लिए एसआईटी, और उसमें भी कहा गया दिल्ली पुलिस ना हो। अब ये जन लोकपाल भी आ गया और 13 से 16 के सत्र की बात की गई। तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? देखिए अजीत जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी पीछे ही अरुण जेटली जी ने नाम दिया कि आम आदमी पार्टी अर्बन मायोस्ट है, अर्बन मायोस जैसे काम करते हैं, वहाँ पे वो गोली बंदूक लेके काम करते हैं, ये सिस्टम को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आज मतलब इस हद तक उतर आए कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि सेरेमोनियल पोजीशन होती है और जो बड़ी सम्मानीय ऑनरेरी है, उसको आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के एजेंट हैं और खुले मंचों से कहते हैं। कल को आप राष्ट्रपति को कहने में भी कोई दुरेज नहीं बरतेंगे। आपने गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छा लग रहा है कि वही भाषा जो कांग्रेस बोल रही है वही बीजेपी बोल रही है। और कुछ देर पहले, एक मिनट माफ करें, बीच में रोक रहा हूं आरती मेहरा, हमने शिवसेना का भी बयान सुना, हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी बयान सुना। हर नेता एक लाइन से एक ही जुबान में बोल रहा है, सामने निशाने पर केजरीवाल है। जब केजरीवाल निशाने पर हो तो आप सब लोग एक कतार में हो जाते हैं। नहीं, केजरीवाल लेकिन गलत कहना क्या सच में गलत है? अजीत जी, आज तक इतना गलत अजीत जी कब हुआ है? मतलब सिस्टम को इतना तोड़ दो। भारत एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ की डेमोक्रेसी इतनी धड़कती हुई है, ऐसे में ऐसा कब हुआ है कि इस तरह से सिस्टम का चीरफाड़ करके रख दो? इसमें तो इसकी मंशा और इसकी नियत ही साफ नहीं नजर आती। चलिए और मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्या मजबूरी है। एक तरफ ये कहते हैं कि ये तो फांसी दे देंगे, अगर पूरी 28 से ज्यादा सीटें लाते हैं तो ये फांसी दे देंगे। तो ऐसे में इनकी मजबूरी क्या है? और दूसरी बार हम बार बार तार टूटते हुए देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, ढांचे को। जो मन में आता है वो व्यक्ति वो। चलिए हम जरा उस ढांचे पर बात करते हैं। आरती मेहरा जरा उस ढांचे को समझते हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ उनसे समझते हैं। सब बेईमान है। आरती मेहरा, आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं बहुत बेसब्री से। दिलीप पांडे हमारे साथ आने वाले, चलिए दिलीप पांडे आ गए। दिलीप जी 10 मिनट लेट आए, इस बीच तमाम इल्जामों का पिटारा आपकी तरफ था, निशाने पर आप मिसाइलें दागी गई कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। और माफ करें आप बहुत देर से आए, जनता भी, दर्शक भी जो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे दोनों लोग बोल रहे हैं, सुनने वाला है नहीं। दिलीप पांडे आपको आवाज आ रही है मेरी? कहा जा रहा है कि आप सिस्टम, हाँ जी, आवाज आ रही है, बताएं। सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं। इन सब इल्जामों पर बात करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहला सवाल दिलीप पांडे ये है कि अगर ये चिट्ठी लीक हुई, अगर सॉलिसिटर जनरल और एलजी के बीच का कम्युनिकेशन लीक हुआ, तो इतना बड़ा इशू ये क्यों बन गया? जो पार्टी, आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की बात करती है, आरटीआई की बात करती है, जो पार्टी रामलीला मैदान में सत्र बुलाने की बात करती है, जो पार्टी अन्ना हजारे की निजी चिट्ठी को केजरीवाल लीक करते और अन्ना हजारे 3 दिन तक सदमे में होते हैं, जो पार्टी चाहती है हर चीज जनता की नजर में हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वो पार्टी लीक को क्यों मुद्दा बना रही है? नहीं, इसमें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है अजीत भाई। इसमें मुद्दा लीक नहीं है, आपने सही कहा, आंशिक रूप से सहमत हूँ। सिस्टम को ध्वस्त नहीं, सिस्टम को बदलने की कवायद है, ये ध्वस्त करने की कवायद नहीं है। और बदलने में वो सारे लोग जो अभी तक अपनी परंपरागत तरीके से काम करने से जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें लीक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस बिल को अभी एलजी साहब के पास भेजा गया शाम के वक्त, कि चिट्ठी लीक हुई और उसी लीक होने की बिना पर उन्होंने एलजी को कांग्रेस का एजेंट बता दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि मैं बताता हूं आपको। आप कह रहे हैं कि मौत की सजा मुद्दा है। अब ये मौत की सजा जल्लाद ने दी है कि जज ने दी है, वो समझना पड़ेगा ना। लीक मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे के पीछे की जो नियत है वो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और वो अरविंद जी ने अपनी चिट्ठी में जो एलजी साहब को लिखी है उसमें स्पष्ट किया हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि आपने एक ऐसे बिल के ऊपर, एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, लीगली कॉम्प्लिकेटेड बिल के ऊपर सॉलिसिटर साहब से राय ले ली, जिसे आपको दिए हुए कुछ घंटे नहीं हुए थे, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 4-4, 5-5 विधि विशेषज्ञों से बातचीत करके पूरे कैबिनेट में डिस्कस करने में जिन्हें हफ्तों लगे। नहीं, दिलीप पांडे तुरंत उनसे राय मांगी और ये राय आपकी निजी होती तो बात समझ में आती थी। दिलीप पांडे वो चिट्ठी ली, दिलीप पांडे केजरीवाल की वो चिट्ठी क्यों करने की मेरे साथ है, उस चिट्ठी पर बात करेंगे, उस चिट्ठी के पहलुओं पर। लेकिन दिलीप पांडे मुद्दा है
क्योंकि लीक की शुरुआत हुई, सुबह बयान आया कि ये लीक हुआ और उसको एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह दिया गया और उसके बाद उसी आधार पर कहा गया एलजी कांग्रेस के एजेंट है। मैं फिर यही पूछना चाहता हूं, आप मुद्दे पर बात जैसे अभी कर रहे हैं, यही मुद्दे पर बात सुबह आशुतोष करते। सुबह तो लीक को मुद्दा बनाया गया और लीक कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई चिट्ठी है सामने आ गई, अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं क्योंकि 4 पेज की चिट्ठी जो मनीष सिसोदिया ने कल लिखी एंटी करप्शन ब्यूरो की, वो चिट्ठी भी मेरे पास है। तो ये लीक आपके यहां से हुई, तो ये चिट्ठियां आती जाती है सर। आप तो पारदर्शिता के पक्षधर हैं। दिलीप पांडे आते जाते रहे। दो लोगों के व्यक्तिगत संवाद की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को कौन किस नियत के साथ पब्लिक कर रहा है वो सोचने की जरूरत है। अच्छा, तो दिलीप जी ये कौन तय करेगा? अन्ना हजारे की एक चिट्ठी, अन्ना हजारे की एक व्यक्तिगत चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने जो जारी की, उस पर अन्ना हजारे ने एतराज जताया था। जी, इसमें क्या दो राय हैं? हाँ, नहीं, हमने देखिए, आप देखिए कि उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन लीक हुआ, हमने कहा कि ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है कि पब्लिक में बात हो रही है। और अब जबकि ये बात बाहर आ चुकी है तो हम भी इसका पब्लिक में जवाब देते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उस लेटर में लिख के कहा कि मैं इसको लीक नहीं कर रहा हूं बल्कि सार्वजनिक कर रहा हूं कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं, उनका एक पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्रिएट हुआ है, उसका एक रिपल क्रिएट हुआ है। उस रिपल के क्रिएट होने से दो विपक्षी पार्टियां मजे ले रही हैं। उनको लग रहा है कि वाह, सरकार को बहुत आसानी से हमने घेर लिया, लपेटे में ले लिया, जो गलत है। और इसकी वजह से जो संदेश जा रहा है, मजे नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं पार्टियां बहुत टेंशन में है। दोनों पार्टियां कर रही है अपने संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त किया। एक मिनट रागिनी, एक मिनट, आप दोनों राय दीजिए। दोनों पार्टियां मजे नहीं ले रही, दोनों पार्टियां हमारे साथ रागिनी है। पहले आप, उसके बाद की सुर्खियों में रहना चाहते हैं लोकसभा तक। एक मिनट आरती मेहरा, पहले आप अपनी बात पूरी करें। संवैधानिक ढांचों की समझ का एक्सक्लूसिव राइट ना तो भाजपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। उनको ये समझना चाहिए कि उनके सोच समझ के दायरे से बाहर भी लोग संविधान की समझ रखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता ना दिलीप पांडे कि संविधान की समझ सिर्फ वही लोग रखे जो आपके साथ हैं। रागिनी, जैसे बिल्कुल नहीं, हम ये क्या कह रहे हैं, हो जाए जिनके खिलाफ, अजीत जी, जिनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास हो, जिनका कॉन्डक्ट ऑब्जेक्शनेबल हो, जो टेम्पर विद प्रूफ करे, वो तो आपके बिल्कुल साफ सुथरे देवदूत समान ईमानदार, और दूसरे एजेंट हो जाते हैं। ना वो कहां साफ है? साफ तो आरती जी येदियुरप्पा जी है, आपके बंगारू लक्ष्मण जी साफ सुथरे हैं, बाबूलाल बुखारिया साफ सुथरे हैं, एनआरएचएम घोटाले के कुशवाहा जी साफ सुथरे हैं, और उसके बाद अमित जेठवा के जो मर्डर है दिनों सलोम की, वो साफ सुथरे हैं। ये सारे लोग साफ सुथरे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग आपके दृष्टिकोण से, आपके हैंडल से साफ सुथरे नहीं है। देश की जनता को मुद्दे पर आते हैं। आरती मेरा मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट मुद्दे पर आते हैं। रागिनी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ चलिए रागिनी, आऊंगा आपके पास। दिलीप पांडे, सीधे पैसे एक बड़ी दिलचस्प बात कही। दिलीप ने कहा कि यहाँ पर दो विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेरना चाह रही है। मैं बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी को घेरने की अब कोई जरूरत नहीं है। जो प्रशासनिक विफलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हर 2 दिन में ये क्रिएट कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद सवालों के घेरे में आ गए। बहरहाल मुद्दे की बात यह है, आपने बात की पारदर्शिता की। अरविंद केजरीवाल तो खुद आरटीआई के एक्टिविस्ट रहे हैं। आज हिंदुस्तान टाइम्स की एक लीड स्टोरी है, दिलीप जी जवाब दें उसका। देवाशीष भट्टाचार्य 2 आरटीआई की एप्लीकेशन डालकर कई दिनों से परेशान घूम रहे हैं। 22 सही बात है। चलिए रागिनी, तकनीकी खराबी से रागिनी की आवाज नहीं आ रही है। दिलीप पांडे, एक सवाल रागिनी ने पूछा, आपने खबर पढ़ी होगी जो हिंदुस्तान टाइम्स में है, वो केजरीवाल के बंगलों के बारे में और रामलीला मैदान में जिस ढंग से खर्चे किए गए उसके बारे में। आरटीआई ने उसका जवाब नहीं दिया, उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। दिलीप पांडे, संक्षिप्त जवाब, उसके बाद मुद्दे पर आएंगे। दिलीप पांडे, मैं बताता हूं, 15 साल की प्रशासनिक विफलता को ताक पे रखने के बाद 1 महीने के प्रशासन के आधार पे एक पार्टी की सफलता असफलता को नापने के पैमाने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास हो सकते हैं। वो अपने पास रखे, देश की जनता को उन पैमानों की आवश्यकता नहीं है। आरटीआई की क्वेरी का जवाब देने का अरविंद केजरीवाल बैठ के आरटीआई क्वेरी का जवाब नहीं लिखते हैं। और देवाशीष भट्टाचार्य है जिसने भी वो स्टोरी करी है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आरटीआई लागू करने की प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है, और उस सारे एंड टू एंड प्रोसेस को फॉलो किए बिना आरोप लगाना
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चलिए, एक बार आपने आरटीआई की क्वेरी दाखिल करने के बाद आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ती है, सेकंड अपील करनी पड़ती है। एक महीने के अंदर आपने तय कर लिया कि सरकार आरटीआई के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं, आरती मेहरा में पड़ी हुई 14,000 से ज्यादा एप्लीकेशन गुजरात गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई, आज तक मोदी जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। आप कितनी बार सवाल पूछ चुकी हैं? आपकी अपनी सरकार के ऊपर, आपकी केंद्र सरकार के ऊपर सैकड़ों हजारों आरटीआई की एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो डिपार्टमेंट के आगे पीछे घूमती रहती है। ये है आपकी राजनीति, ये आपकी राजनीति है। आप कहती हैं कि आप सिर्फ अपनी बात कीजिए, हम कहते हैं हम आपकी भी बात करेंगे, हम भाजपा की भी बात करेंगे, हम कांग्रेस की भी बात करेंगे, अपनी भी बात करेंगे। एक मिनट चलिए आरती मेरा, दिलीप पांडे एक मिनट जरा, मैं हमारे स्टूडियो में संविधान विशेषज्ञ हैं, जरा पीडीटी आचार्य, जरा इनसे भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले दिलीप पांडे, आपकी मंशा पर सवाल है। लगता है कि आप जानबूझकर खुरपेच कर रहे हैं, जानबूझकर खुरपेच करके ऐसी टकराव की ऐसी नौबत ला रहे हैं कि सरकार आपकी गिर जाए, और आप शहीदी जत्थे में अपना नाम लिखवाकर उसके बाद राष्ट्र के नाम रोज संदेश दें कि कैसे उसके आपकी सरकार को सबने गिरा दिया और कैसे देश का जनता का भला चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहते थे, इसीलिए आप जानबूझकर ऐसे खुरपेच कर रहे हैं। दिलीप पांडे, अजीत भाई आपकी बात एकदम सही है कि हमारी मनसा पे सवाल है, और ये सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग जो घबराते हैं कि इनकी मनसा में जो छिपा हुआ सच है वो ये है कि ये भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंक देंगे सर, ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको पलट देंगे। इस वजह से ये लोग घबराए हुए हैं और हमारी मनसा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता। ऐसा आपको लगता है क्या? ये मेरे हिसाब से एक कल्पनातीत है कि भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां कभी भी एक अच्छे लोकपाल बिल के लिए सहमत होंगी। आप केंद्र में देख लीजिए किस तरह का चलिए जरा मैं जरा उस लोकपाल की संवैधानिकता पे जरा बात करता हूं। एक मिनट पीडीटी आचार्य साहब, अब इस लोकपाल को जो मुद्दा उठा हुआ, हालांकि उसको लोकायुक्त कहा जाना चाहिए, राज्यों में जो केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त, जिस ढंग से इन्होंने कैबिनेट से पास किया है एलजी की इजाजत के बिना, क्या कहता है संविधान? इसको लेकर संविधान विशेषज्ञों की भी अलग अलग राय है और बहुत सारे लोग मानते हैं असंवैधानिक है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल और केंद्र सरकार के तमाम लोग शामिल हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो इश्यू हमारे सामने है वो ये है कि ये जो लोकपाल बिल इन्होंने जो बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो असेंबली में गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना लाया जा सकता है कि नहीं, ये तो यही सवाल है। अब इस सवाल का जो जवाब है तो आपको रूल्स में मिलेगा, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स है उसके अंदर इस जवाब को ढूंढना पड़ेगा। तो जवाब क्या है, जरा संक्षिप्त? जवाब ये है कि जो रूल 55 है ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, उसके अंदर कुछ मामलों में ये लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो लाया जा रहा है उसके लिए प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा कुछ मामलों में। न वो मामले क्या है? एक तो ये है कि बिल के इम्प्लीमेंट होने पर या एक्ट के इम्प्लीमेंट होने पर बहुत सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट के तौर पर उनको देना पड़ेगा, और जो इनके जो स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो ये बिल है ये वैलिड है या नहीं? नहीं, अब देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो बिल के साथ जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम अटैच करेंगे उसी से पता चलेगा कि कितना पैसा। तो अभी सॉलिसिटर जनरल ने क्यों माना कि ये संवैधानिक नहीं है? क्यों बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोल रहे हैं संवैधानिक नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता कि सॉलिसिटर जनरल ने किस बेसिस पर ये राय बता दी, लेकिन मैं अपने आप को इस रूल में कन्फाइन करना चाहता हूँ। इस रूल के मुताबिक यही एक ग्राउंड ये है, एक मामला ये है। दूसरा ये है कि अगर ये बिल पास होने पर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिसर्व करना पड़े अंडर द रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उस मामले में भी ऐसे बिल को भी बिना परमिशन के नहीं लाया जा सकता। चलिए, तो बिना परमिशन के ऐसे बिल को नहीं लाया जा सकता, एक ये पहलू है। अब सवाल ये उठता है कि एक मिनट दिलीप, आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल ये उठता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के मुताबिक अगर ऐसा बिल आप नहीं ला सकते थे बिना पहले दिखाए हुए एलजी को या प्रेसिडेंट को या केंद्र सरकार को, तो पहले उस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल
को बदलने की जरूरत थी और उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि कैबिनेट में पास कर दिया और आप अड़े हुए हैं कि हम इसको पेश भी करेंगे और सत्र भी रामलीला मैदान या कहीं छत्रसाल स्टेडियम में बुलाएंगे। दिलीप पांडे। अजीत भाई 1.5 से 2 मिनट का समय लूंगा, ये पूरा मसला मैं समझा। तो एक काम करते हैं, फिर ब्रेक के बाद लौटते हैं। केजरीवाल, केंद्र सरकार, कांग्रेस और एलजी के बीच टकराव का रास्ता तैयार हो रहा है। केजरीवाल ने कहा है हम जन लोकपाल पेश करेंगे, पास करेंगे और उसकी तारीख मियाद तय कर रखी है। विधानसभा सत्र बुलाएंगे 13 फरवरी से 16 के बीच और विधानसभा सत्र में पेश करेंगे। सवाल यह उठता है, क्या यह बिल संवैधानिक है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि बिल संवैधानिक नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस बीजेपी के और संविधान विशेषज्ञ। और साथ में यह भी बता दें, बीजेपी ने कहा है कांग्रेस की हालत पर चुटकी लेते हुए कि बीजेपी की हालत यह है कि 100 जूते भी खा रही, माफ करें, कांग्रेस की हालत पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा है कि 100 जूते भी खा रही है और 100 प्याज भी खा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आज एलजी से मिले। उन्होंने कहा है कि अभी तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 28 सीटें मिली है, अगर इन्हें ज्यादा सीटें मिलती तो फांसी पर भी चढ़ा देते। सबसे पहला सवाल दिलीप पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आपको ज्यादा सीटें मिलती तो फांसी पर चढ़ा देते, आप इतने अराजक हैं, जिद्दी हैं और सरकार को बिल्कुल अपना वो मानते हैं कि आप जो चाहें वो फैसला ले सकते हैं। दिलीप पांडे। रागनी, आ रहा हूं आपके पास। सर ये तो वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जाने की वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। हम पे तरह तरह के आरोप लगते हैं, कोई अराजक कहता है, कोई पार्टी आती है फांसीवादी कह देती है। मैं इन दोनों शब्दों की परिभाषाओं की या इनकी जो समझ है उनकी सोच पे छोड़ रहा हूँ। मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ कि ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। देखिए कानून जो है ना वो विश्लेषण का मसला होता है अजीत भाई, और मैं जब जो बात रख रहा हूँ उसके बाद मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ सोलिसिटर साहब के समझ पे कानून को लेके, लेकिन कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि एक ही आदमी इस देश में कानून को समझता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 239AA 3C एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल स्पष्ट शब्दों में यह कहता है कि कोई भी कानून अगर पास करने की नौबत आती है और ऐसे मौके पे अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कानून को असेंबली में टेबल किया जा सकता है, पास किया जा सकता है, लेकिन वो तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति से उसकी मंजूरी ना आ जाए। ये एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 239AA 3C के अंदर लिखा हुआ है। इस कानून ने हमें ये अधिकार दिया हुआ है कि इस टेबल को हम कैबिनेट में पास कर सकें, असेंबली के अंदर टेबल कर सकें और उसके बाद इंप्लीमेंट होने से पहले राष्ट्रपति के पास जाए, चर्चा हो, क्योंकि यहां पे फिर लागू होता है जो अभी विशेषज्ञ महोदय ने बताया, ट्रांजैक्शनल बिजनेस वाली जो बात करते हैं आर्टिकल 55B की, यहां पे वो रूल पिक्चर में आता है जो इस बात को जरूरी बनाता है कि चूंकि इसके लिए फंड की आवश्यकता होती है, चूंकि इसके लिए फंड लोकेट करना पड़ता है सेंटर को स्टेट के लिए, इसलिए सेंटर की इसके ऊपर सहमति होनी जरूरी है, इससे पहले कि ये इंप्लीमेंट हो। पैसे की बात कब आती है? सामान्य बुद्धि वाली बात है, पैसे की बात तब आती है जब आप इंप्लीमेंट करने की बात सोचते हो। कानून की संवैधानिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मुझे लगता है कि बहुत बचकानी हरकत है। कानून को ठीक से बिना जाने समझे पढ़े ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दिलीप पांडे, मैं जरा इनकी राय लेता हूं, आचार्य साहब की राय लेता हूं, उसके बाद तो आपके माध्यम से सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा अफवाहें उड़ाना बंद करें और ये मान के चले कि ऐसा कुछ नहीं किया संवैधानिक। आ रहा हूं, जरा राय लेता हूं उनकी। आचार्य साहब, जो वो कह रहे हैं 239AA 3C जिसका डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन सवाल वो उठता है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश है जिसके मुताबिक इस तरह का बिल पास करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी होगी, चाहे एलजी हो चाहे, अब उन सबको एक चुनौती देकर कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ही अंकुश लगे तो दिल्ली की जनता ने क्यों हमें चुना और क्यों विधानसभा की ऑटोनॉमी क्यों है, ये सब जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसकी वैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता क्या है? देखिए, यहाँ पर ये जो इश्यू आया है वे कि वो रिपग्नेंसी का सवाल है। रिपग्नेंसी मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड सेंट्रल लॉ, राइट। वो रिपग्नेंसी का सवाल तब आता है जब बिल पास होता है। हाँ। वो सवाल बिल पेश होने से पहले आता नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। सो रिपग्नेंसी का सवाल इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो सवाल है, ये जो बिल असेंबली में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के लाया जा सकता है कि नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि दो जो रेलेवेंट ग्राउंड्स है, एक तो पैसे का मामला है, वो काफ़ी उसमें ये होता है, हर बिल के साथ जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम अटैच होता है, तो गवर्नमेंट एक बिल जब बनाते हैं उसमें जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में गवर्नमेंट स्टडी करते हैं और उसमें ये फाइनेंशियल मेमोरेंडम में वो एंटर करते हैं
कि कितना पैसा इसमें लग सकता है, कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से जा सकता है इसमें, वो देखने से पता चलता है। गवर्नमेंट ने किया होगा, वो स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर रूल के अंडर ये लिखा है कि बहुत सब्सटैंटिव ग्रांट गवर्नमेंट को जो देना पड़े उस हालत में तो गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा, वरना नहीं। इसका मतलब है वरना नहीं। तो इसका मतलब आपके हिसाब से इसमें जो वो कह रहे हैं उनकी लॉजिक में दम है, जो अरविंद केजरीवाल ने भी चिट्ठी लिखी है वो सही है लॉजिक? खैर वो तो चिट्ठी मैंने देखी है। हाँ। सब्सटैंशियली जैसे वो वही मैं कह रहा था, उस इन 2 ग्राउंड्स को छोड़ के बाकी कोई ग्राउंड नहीं है परमिशन लेने का। तो परमिशन बिना परमिशन के इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये 2 ग्राउंड है, आप साथ में ये भी करें, ये 2 ग्राउंड है, तो उस 2 ग्राउंड पर भी बात होनी चाहिए। ये तो ग्राउंड है, 2 ग्राउंड है ना। अब चलिए एक सवाल और उठता है, आरती मेहरा और रागिनी नायक। जो अरविंद केजरीवाल ने 3 पेज की चिट्ठी लिखी है एलजी को, उस चिट्ठी में ये भी लिखा है, एलजी को तमाम तरह का हवाला देते हुए साथ में यह भी लिखा है कि मुझे मालूम है कि आप पर दबाव डालेंगे कि आप दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जन लोकपाल बिल प्रस्तुत ना होने दें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिल पास हो गया तो उनमें से कई लोग जेल जाएंगे। तो सवाल उठता है आरती मेहरा और रागिनी नायक, जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों की पार्टियां, उन्हें डर है कि जेल जाएंगे, यही केजरीवाल कह रहे हैं। और इसकी शुरुआत कल CWG के लाइट घोटाले में जांच से उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये जेल जाने का डर है क्या आरती मेरा? अजीत जी मैं इस पे जवाब, अजीत जी यस, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। देखिए पूरा का पूरा मसौदा तैयार है और वो मसौदे को लेके 370 पेज का अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री आते ही 72 घंटे भेजेंगे। अब इन्होंने निकाला क्या? चूहिया। एक केस निकाला 92 करोड़ का, जबकि कई 100 करोड़ के केस थे। बीच में से इन्होंने एक स्ट्रीट लाइट का निकाला, इन्होंने सीपी का नहीं निकाला, शिवाजी स्टेडियम का नहीं निकाला, क्या सवाल पूछा है? आरती हजारों करोड़ के। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। एक सेकंड रागिनी प्लीज बीच में मत बोलिए। रागिनी प्लीज आपकी बात आएगी। अजीत जी सवाल ये है, अब जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्ट्रीट लाइट के विषय में तो अजीत जी हमने तो खुली छूट, हमारी मेरी खुद तब दी देन लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी है और हमने तो कहा आओ और फ्री और फेयर इंक्वायरी करो, कोई भी हो। लेकिन इंक्वायरी हुई नहीं। चलिए उस पर बात करेंगे, लंबी बात होगी। CAG से लेकर शुक्लू कमेटी ने कहा कि वहां लाइट की खरीद में 5000 की लाइट 30,000 में खरीदी गई और उसमें MCD में आपकी सत्ता थी, वहां कोई बेदाग नहीं। आरती मेहरा, इंजीनियर कुछ बलि का बकरा बने, बड़े लोग जो है बीजेपी के नेता और पार्षद वो सब बच गए। लेकिन सिर्फ वो मुद्दा नहीं है आरती मेहरा, हम थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात करें, कल भी उस पर बात करेंगे। मैं क्या बोल सकती हूं? ऑलरेडी केस है अजीत जी, CBI में ऑलरेडी केस है। देखिए ये परचेज क्या विषय है आज का, हम किस बात पर बहस? चलिए कोई नहीं, उस पर कल आरती में चलिए। मैं बहुत देर से हाथ खड़ा, एक मिनट रागिनी नायक, मौका तो दीजिए। ये चार्जशीटेड है लोग, तो इंक्वायरी को कौन रोक रहा है? हम नहीं, इसलिए होने दीजिए इंक्वायरी। अगर इन्होंने कहा तो फिर गलत भी नहीं। आरती मेरा एक मिनट, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के एजेंट है, लीजिए एक इशू उठा के बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एजेंट है, ये आपने एक नई थ्योरी दी। आज ही आम आदमी पार्टी ने LG को कांग्रेस का एजेंट कर दिया, तो कौन किसकी एजेंसी ले रहा है, कौन किसका एजेंट है, पता ही नहीं चल रहा। रागिनी नायक, रागिनी नायक, कुछ तथ्य रागिनी नायक, रागिनी नायक, एक मिनट आरती मेरा, एक मिनट मैच फिक्सिंग, एक मिनट। हाँ मैच फिक्सिंग है, चलिए अच्छा है, कम से कम आपने आज हमें एजेंट नहीं बोला, नहीं तो आम आदमी पार्टी वाले सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को भी मोदी का एजेंट कह देते हैं और कह देते हैं मोदी से कितने पैसे मिले। वो तो दिलीप जी सीधे शांत आदमी है, इसलिए हमें कम से कम इल्जाम नहीं लगा रहे। चलिए रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के एजेंट है या आप उसकी एजेंट है पता नहीं, लेकिन LG को एजेंट कहा है और आप लोग नहीं चाहते हैं कि सख्त लोकपाल पास हो और उसमें कानूनी पेचीदगी फंसा रहे। आपने देखिए सुनिए, अब थोड़ा सुन लीजिए। आपको यानी कि मीडिया को बिकाऊ कहा, पुलिस को बिकाऊ कहा, कार्यपालिका को धिक्कारा, न्यायपालिका को सोमनाथ भारती के केस में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी वो गलत है, हमारी व्याख्या सही है। आज कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल, जिससे कि न सिर्फ सरकारें बल्कि कि राष्ट्रपति भी कानूनी मसलों पर राय लेते हैं, उनकी राय भी बेबुनियाद है, गलत है, हमारी व्याख्या सही है। तो क्या है क्या नहीं ये तो समय बता ही देगा, लेकिन एक जो मूलभूत सवाल है वो ये है कि अगर भ्रष्टाचार को मिटाने में जिस
कि जिसकी दुहाई देकर आपकी पार्टी का उद्भव हुआ, उसको जड़ से मिटाने में आपकी निष्ठा है, आप प्रतिबद्ध हैं, तो आखिर ऐसी क्या समस्या है कि आप केंद्र सरकार के पास बिल नहीं भेजना चाहते? मंशा केंद्र सरकार की मंशा पर उन्हें संदेह है। हम वो सवाल पूछते हैं। रागनी, वो सवाल मैं पूछता हूँ आवाम से। एक मिनट रागनी, हाँ आपकी बात सुनिए, मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, नहीं मुझे बात पूरी करने दीजिए। रागनी सवाल के साथ बैठी हूँ, बात पूरी करने दीजिए। रागनी, क्या लोकतंत्र में संवाद की कोई भूमिका नहीं है? क्या लोकतंत्र में एक आम राय बनाने की कोई भूमिका नहीं है? चलिए अब ये सवाल लेते हैं। पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है आम आदमी पार्टी सवाल लेते हैं, तो क्या और राजनीतिक पार्टियों की जो बातचीत है वो नहीं करनी चाहिए? चलिए ये सवाल लेते हैं। जेन्युइन सवाल है। दिलीप पांडे, ये दर्द कांग्रेस समझ में आ रहा है। दिलीप पांडे, एक मिनट, दिलीप पांडे, ठेस पहुंचे, एक मिनट रागनी, हो गया, समझ गया आपकी बात, कहीं ना कहीं समझ गया रागनी, चोट पहुंचाने की रागनी आपकी बात समझ गया। वक्त कम है, जरा दिलीप पांडे जवाब लेते हैं। दिलीप पांडे, ये दर्द कांग्रेस तो समझ में आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन दे रही है, आप कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हैं, नेताओं की जांच की बात कर रहे हैं, एसआईटी की बात कर रहे हैं, पुरानी फाइलें खोल रहे हैं, लाइट में 30-32 करोड़ की फाइलें खोल रहे हैं। अब आप जबरदस्ती करें, हम लोकपाल पास करेंगे, जेल भी भेजेंगे, धमकी भी दे रहे हैं। तो ये दर्द है कांग्रेस का। उनका कहना है कम से कम लोकतंत्र में सहमति तो बनाइए, और यहां एक जेन्युइन ग्राउंड भी हो सकता है। दिलीप पांडे, कि आप 28 पार्टी वाली सरकार है आपकी, 28 विधायकों वाली, तो कम से कम बीजेपी और कांग्रेस से काम सहमति तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद का रास्ता तो खोलिए। आप ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, बिना किसी से बात किए, ये इनका इल्जाम है इन सब का। मैं बताता हूं अजीत भाई, भाजपा और कांग्रेस के लिए संवाद का मतलब क्या होता है? आपस में संवाद करना, मतलब पर्दा गिराया और पर्दे के पीछे आपस में डील पक्की कर ली, उसके बाद आगे बढ़ गए। अभी जो सरकारी जोगपाल पास किया गया है उसमें क्या हुआ है? भाजपा और कांग्रेस दोनों के एक ही स्वर थे, दोनों एक स्वर में अपना राग गलाप रहे थे, और उसका परिणाम क्या हुआ कि देश को एक लूला लंगड़ा लोकपाल सौंप दिया गया। अब अभी इनके पास इतना भी धैर्य नहीं है कि मेरी बात सुन सके। हमारे लिए संवाद का मतलब अलग है। हमारे लिए संवाद का मतलब है जनता से संवाद। हमारे लिए संवाद का मतलब है जो हमने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में वो पूरे किए जाएं। उसी को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आपने 300 फाइलों की बात रागिनी जी, आपका टर्न खत्म हो गया था, मैं बोल रहा था। मैंने आपकी बात को पूरे धैर्य से और सम्मान से सुना। आप अधीर हो गई। सबूत आपके पास नहीं निकला, ये बिल्कुल गलत बात है। रागनी बेबुनियाद बातें करते हैं। रागनी, एक मिनट जवाब लेते हैं। दिलीप जवाब दीजिए, वक्त कम है। दिलीप पांडे, एक मिनट रागनी, वहां भी आपने घुमा फिरा के बात। एक मिनट रागनी, एक मिनट। दिलीप पांडे, एक सवाल तो बनता है। एक मिनट दिलीप पांडे, एक सवाल तो बनता है। विधानसभा 70 विधायकों का सदन है, बहुमत से चीजों पर फैसले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि 28 सीटें हैं, आपको समर्थन है, और आप जनता की रायशुमारी के नाम पर, जनता के असली नुमाइंदे के नाम पर आप अपने मन मुताबिक फैसले लें और जबरन फैसले लें। ये इल्जाम तो है दिलीप पांडे आप पर। आप आम सहमति बनाने की कोशिश तो कर सकते थे, एक ऑल पार्टी मीटिंग तो बुला सकते थे, इनको न्योता देते, चाय पानी पर बैठ के इनसे राय तो पूछते, जिनका समर्थन ले रहे हैं उनसे राय ले रहे हैं, और उसके बाद आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं यूनिलेटरल। दिलीप पांडे। अजीत भाई, मुझे लगता है रागिनी जी के पास सूचना बहुत कम है, बहुत गलत तरीके से सूचना इनको मिली है, सूचना मिली ही नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार बनने से पहले ही हमने इनको स्पष्ट कर दिया था कि हमें यह बिल पास करना है। तो अब किस तरह के संवाद की बात कर रही हैं? अब जिस संवाद की तरफ वो इशारा कर रही है उसको संवाद नहीं कहते, उसको डील कहते हैं, उसको सेटिंग कहते हैं, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ये करते आए हैं। और इसका स्पष्ट प्रमाण है। रागिनी जी, आप फिर बीच में बोल पड़ी। रागिनी जी, कम से कम बातचीत की सभ्यता को बनाए रखें। हम संसदीय भाषा शैली में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। माफ कीजिए रागिनी, पहले अपना घर सुधारें। रागिनी, आरती मेरा भी इम्पेशेंट हो रही। एक्चुअली क्या करिएगा दिलीप पांडे, 28 विधायकों वाली पार्टी होकर आप सरकार में 32 विधायकों वाली पार्टी, आरती मेरा सरकार से बाहर है उनकी पार्टी, तो सबकी बेचैनी आप समझ सकते हैं। चलिए एक मिनट रागिनी, एक मिनट कहा कि हमने घोषणा कर दी, एक मिनट आरती मेरा, चलिए समझ रहा हूँ। एक मिनट आरती मेरा, जल्दी, उसके बाद दिलीप पांडे के पास आऊंगा। आरती मेरा जल्दी। 16 तारीख को जन लोकपाल बिल पारित हो जाएगा। आरती मेरा, विरोध है। एक मिनट रागिनी की कोशिश नहीं की। रागिनी नायक प्लीज। ऐसे में अगर सॉलिसिटर, अगर एलजी रागिनी नायक, एक मिनट,
चलिए आप बहुत वकालत कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है रागिनी नायक कि अभी अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि उस बिल की कॉपी तो हमने कल शाम को ही आपको भेजी, तो आपने किस बिल पर सॉलिसिटर जनरल की राय मांगी और उन्होंने आपको किस बिल पर राय दी, और अगर राय मांगी थी तो मुझसे चर्चा कर लेते, मैं आपको बिल की कॉपी दिखाकर सारी बातें समझा लेता, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की राय को सीधा मीडिया में दे दिया गया। सवाल उठता है, अंदर खाने आप लोग भी कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें अड़चन लगे और पेट फच्चर फंसे। रागिनी नायक, आपने खुद ही थोड़ी देर पहले बोला कि अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ लोग पक्षपाती हो जाते हैं, कुछ निष्पक्ष हो जाते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप चर्चा करना चाहते हैं, असुविधा हो तो आप संवाद में विश्वास नहीं रखते। आप मुझे कह रही है आम आदमी पार्टी को करें, आप कहने से बड़ा कंफ्यूजन होता है। जन लोकपाल बिल पारित होने वाला है। नहीं, अगर एलजी को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है दिल्ली में, तो उसके ऊपर राय क्यों नहीं ली जाती? चलिए, राय ली जानी चाहिए थी। आरती मेरा एक मिनट रागनी, रोकना होगा, वक्त कम है। आरती मेरा एक मिनट रागनी, आरती मेरा अपनी बात कहिए। आरती मेरा अजीत जी लगातार ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कल शीला दीक्षित की एफआईआर का पूरी सुर्खियां, नहीं तो जब आप जन लोकपाल ला ही रहे हैं तो आपको इतनी जल्दी क्या थी, सारे के सारे केसेस खुलेंगे ही। आज आपने एलजी को एजेंट कह दिया। आप जानते हैं कि आज आप जो बोलने वाले हैं वो सुर्खियां बनेगी। दरअसल सच्चाई तो आपको ये टेंशन है कि सुर्खियों में क्यों है? चाहते हैं आपको ये टेंशन है आरती मेरा कि सुर्खियों में क्यों आ जाते हैं? फेल हो चुके हैं। ये महिला सुरक्षा के लिए कमांडोज फोर्स बना नहीं सके, ये राशन की दुकानों पे राशन ढंग से खोल नहीं सके, ये किसी भी तरीके का जो विकास का काम है। अभी बिल आएंगे लोगों के, कोई 50% कम नहीं हुए, बिजली के बिल ज्यादा बढ़े। चलिए एक मिनट क्योंकि कार्यक्रम खत्म करना है। एक मिनट दिलीप पांडे, क्लोजिंग रिमार्क। एक मिनट आरती मेरा माफ करे, रोक रहा हूं, वक्त कम है। दिलीप पांडे, माना जा रहा है कि आप टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं जानबूझकर, और आप बैल मुझे मार की तरह आप एकदम कर रहे हैं कि हर चीज ऐसा कर दो, इतनी फाइलें खोल दो, जन लोकपाल की बात कर दो, दिल्ली पुलिस को बाहर रखकर एसआईटी बनाने की मांग करो ताकि टकराव हो। अब सवाल उठता है 13 से 16 तक विधानसभा का सत्र होना है। हम मान लें कि अगर उस सत्र में साफ जवाब चाहूंगा, अगर उस सत्र में आप लोकपाल पास पेश नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बहुत साफ जवाब चाहूंगा दिलीप पांडे। देखिए, ये पहले दिन से तय था कि टकराव होना है, और इस टकराव को जिम्मेदारी के रूप में लेके हमने सरकार बनाई थी। और वो टकराव किस बात का है कि वो सारे मुद्दे जनता के हक के हैं, इसके खिलाफ हमें पहले से पता है। 13 से 16 के बीच में, 13 से 16 के बीच में अगर 13 से 16 फरवरी में सत्र में ये शामिल नहीं हुए, आपके बिल के साथ नहीं हुए, बिल आपका पास और पेश नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? सरकार गिरने के लिए किसी भी हद तक तैयार रहेंगे? क्या करेंगे आप 30 सेकंड में? देखिए, 13 से 16 के बीच में बिल को टेबल किया जाएगा। बिल के टेबल करने की वजह से या किसी और वजह से हमें परवाह नहीं है कि सरकार बनती है कि बिगड़ती है, क्योंकि हम सरकार बनाने की राजनीति में नहीं आए हैं। ये जो राजनीति है ना सरकार बनाने की, इसको बदलने के लिए आए हैं। और भाजपा और कांग्रेस के अंदर आज जो आप तड़प देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि इनकी दुकानें बंद हो रही है। सीधी सी बात बोला जाता है। चलिए, मतलब ये है कि चलिए मुझे आप सभी मेहमानों को रोकना पड़ेगा, वक्त की कमी है, वक्त की कमी हमारी मजबूरी है। रागनी नायक, आरती मेहरा, दिलीप पांडे, माफ करें। वैसे आरती मेहरा और रागनी नायक का दर्द हम समझ सकते हैं, तकलीफ समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, दर्द कांग्रेस है, आप समर्थन भी दे रहे हैं, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, और इस तरह के विधेयक जबरन पेश करने की तैयारी भी है। और देखते हैं क्या होता है इस विधेयक का हस्त। लेकिन साथ में ये भी, क्या अरविंद केजरीवाल टकराव की दिशा में जानबूझकर बढ़ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार को दांव पर लगाकर लोकसभा चुनाव में फायदा चाहते हैं? यही सवाल बीजेपी कांग्रेस लगातार पूछ रही है, इस पर नजर होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।